बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे साथियों, ने नवाई से एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है ब्लैक थंडर की लास्ट मिशन, टॉप मिशन के साथ। तो चलिए इसकी अगले हिस्से का आगाज़ करते हैं। सुलेमान ने ऊंची आवाज़ में कहा। उसके साथ ही रिसीवर इमरान के हाथ में देकर वो मुड़कर वापस चला गया। सुन ली तुमने अपनी हकीकत मिस्टर एक्स साहब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो बेएहतियात हंस पड़ा। इमरान साहब, सिद्दीकी की कॉल आई है, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि आप यहाँ मेरे पास आ जाएं। ब्लैक ज़ीरो ने यकलौत संजीदा लहजे में कहा। कोई खास बात? इमरान ने बेएहतियात चौंक कर पूछा। वो अंधेरी गली में फंस गए हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। अरे अच्छा, मैं आ रहा हूँ। इमरान ने कहा। रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। वो ब्लैक ज़ीरो की बात से ही समझ गया था कि सिद्दीकी और उसके साथी ब्लैक थंडर की लिबर्टी ट्रेस करने में नाकाम रहे हैं। यकीनन ब्लैक थंडर ने उनके आगे बढ़ने के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए होंगे। थोड़ी देर बाद इमरान की कार दानिश मंजिल पहुंच गई। फिर इमरान जैसे ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो। सलाम दुआ के बाद इमरान ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, अब तफसील से बताओ कि क्या हुआ है। इमरान ने कहा। सिद्दीकी की कॉल टेप हो चुकी है, आप सुन ले। ब्लैक ज़ीरो ने कहा और फ़ोन के साथ मौजूद रिकॉर्डर के बटन प्रेस कर दिए। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो एक्स2 को रिपोर्ट दे रहा था। उसने फ्रांस के दारुल हुकूमत में होने वाले तमाम वाक़यात बताने के बाद विसारो पहुँचने फिर वहाँ होने वाली तमाम कार्रवाई की तफसील बता दी। सर, उसके बाद हम ग्लोस्टर पहुंच गए, जहां साहिल पर कादिक हाउस मौजूद था, लेकिन कादिक हाउस की पूरी इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। वहां से पता चला कि 10 अफराद मुस्तकिल तौर पर कादिक हाउस में रहते थे। अचानक कादिक हाउस एक खौफनाक धमाके से तबाह हो गया और वहां रहने वाले 10 अफराद की लाशें भी इस तबाहशुदा कादिक हाउस के मलबे से निकाली जा चुकी हैं। हमने उन 10 अफराद के मिलने जुलने वालों और उनके दोस्तों के बारे में मालूमात हासिल करने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसुध। ये 10 अफराद ना किसी से मिलते थे और ना ग्लोस्टर में घूमते फिरते थे। वो सिर्फ इस कादिक हाउस तक महदूद रहते थे। फिर हर 2 माह बाद ये 10 अफराद कहीं चले जाते और उनकी जगह नए 10 अफराद आ जाते। अब ये सिलसिला मुस्तकिल तौर पर बंद हो चुका है। हमने बेहद कोशिशें की कि किसी तरह आगे बढ़ सकें, लेकिन हमारी कोशिशों का कोई मस्बत जवाब नहीं निकला। इसलिए आपको कॉल किया है कि अब हमारे लिए क्या हुक्म है। सिद्दीकी के लहजे में नाकामी की झलक नुमाया थी। फिर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई। फिर तुमने उसे क्या कहा? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि वो मेरा आइंदा हुक्म का इंतज़ार करे। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। सिद्दीकी की रिपोर्ट से तो यही जाहिर होता है कि ब्लैक थंडर को उनके बारे में मालूमात मिल गई थी। उनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, इसलिए उन्होंने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। और चूँकि उन्होंने उस जराटो को ज़िंदा छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने उस जराटो से सब कुछ मालूम कर लिया। इसलिए ग्लोस्टर का कादिक हाउस और वहाँ मौजूद अफराद का खात्मा करके उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता मसदूद कर दिया। इमरान ने कहा। सिद्दीकी के बकौल ग्लोस्टर छोटा सा जजीरा है जहाँ ज़्यादातर माही गिर ही रहते हैं। वहाँ से ये सप्लाई लाजमन किसी आबदोज के जरिए आगे जाती होगी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। सिद्दीकी और उसके साथियों ने अपने तौर पर लामहला बेहद कोशिश की होगी, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए तब उन्होंने तुम्हें कॉल किया। वो सुर जिल्द वाली डायरी देना। इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने मेज़ की दराज खोलकर उसमें से सुर जिल्द वाली ज़हीम डायरी निकाल कर इमरान की ओर बढ़ा दी। इमरान ने डायरी खोली, उसके सफ़े पलटने शुरू कर दिए। काफ़ी देर तक वो सफ़े पलटता रहा। फिर एक सफ़े पर उसकी नज़रें जम गई। उसने एक तवील सांस लेते हुए डायरी बंद करके उसे मेज़ पर रखा और फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसे नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। यूरोपीय मुल्क फ्रांस का राब्ता नंबर दे। इमरान ने कहा। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। ज़ाहिर है इंक्वायरी ऑपरेटर कंप्यूटर से मालूम करती होगी। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। तो इंक्वायरी ऑपरेटर ने नंबर बता दिया। इमरान ने क्रेडल दबाया। फिर टोन आने पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पैराडाइज क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निसानी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा बेहद महजब और नफीस था। मैं पाकिशा से अली इमरान बोल रहा हूँ। निकोलस से बात कराएं, इमरान ने कहा। पाकिशा से। अरे अच्छा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से चौंकर और कदे हैरत भरे लहजे में कहा गया। हेलो, निकोलस बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान एम्बेसी डीएससी आक्सन फ्राम पाकिशा बोल रहा हूँ। इमरान ने इस बार डिग्रियों समेत नाम लेते हुए कहा। ओह प्रिंस इमरान, आप? दरअसल आपने 4 साल बाद पहली बार याद किया। अगर आप डिग्रियाँ ना दोहराते तो शायद मैं आपको पहचान ही ना सकता। निकोलस ने बड़े बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। और मुझे खतरा था कि तुम स्याह फितरत आदमी कहीं क्रांत से दूर रवाना ना हो चुके हो। इमरान ने कहा। अब चूंकि जहाँ मैंने शादी कर ली है, इसलिए यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? निकोलस ने हंसते हुए कहा। क्यों, क्या किसी जेल की सुपरिटेंडेंट से शादी कर ली है? इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से निकोलस बेएहतियात खिलखिला कर हंस पड़ा। आपने वाकई दुरुस्त बात की, ग्रेटा वाकई जेल की सुपरिटेंडेंट ही है। बहरहाल फरमाइए, कैसे याद किया आपने हमें? निकोलस ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। फ्रांस में ना सिर्फ तवील अरसे से तुम क्लब चला रहे हो, बल्कि तुम यहाँ के रहने वाले भी हो। एक मसला ऐसा है जिसकी वजह से मैं बेहद परेशान हूँ। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। कैसा मसला इमरान साहब? आप हुक्म फरमाइए। आपने मुझ पर जो एहसान किया था वो मुझे आज भी याद है। निकोलस ने कहा। तो फिर मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद एहसान जताना नहीं है और वैसे भी वो कोई एहसान नहीं था।
इमरान का लहजा यकलहतुश हो गया। हाँ, अरे ऐसी बात नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था, आप हुक्म फरमाइए। निकोलस ने यकलहत परेशान होते हुए कहा। एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम ने दुनिया में किसी जगह एक खुफिया लेबॉरेटरी बना रखी है जिसमें वो ऐसा हथियार बनाने में मसरूफ़ है जिससे पूरी दुनिया के अरबों इंसानों को खतरात लाहक हैं। इस तंजीम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उस लेबॉरेटरी को भेजी जाने वाली सप्लाई का तरीक़ाकार इंतहाई पेचीदा बना रखा था। फ्रांस उस सप्लाई का स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ एक आदमी कैलून की सप्लाई रवाना करता था। कैलून की सप्लाई विसारो साहिल पर एक आदमी कैप्टन एंथनी के हवाले करता। कैप्टन एंथनी के पास एक छोटा सा माहीगीरी का जहाज़ था जिसका नाम मासूमा था। कैप्टन एंथनी ये सप्लाई उस जहाज़ में लोड करके ग्लोस्टर जजीरे पर ले जाता। वहाँ साहिल पर एक इमारत कादिक हाउस मौजूद थी जिसमें 10 अफराद रहते थे। कैप्टन एंथनी कादिक हाउस जाकर उन्हें सप्लाई की इतला देता और वो आकर सप्लाई आसूमा जहाज़ से उठाकर कादिक हाउस में मुंतकिल कर देते थे। जहाँ तक मालूमात मिल सकी हैं, जो कि हम उस लेबॉरेटरी के खिलाफ पूरी दुनिया के इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हरकत में आ गए हैं, तो उस तंजीम ने हमें लेबॉरेटरी तक पहुँचने से रोकने के लिए कैलून को वालिंगटन भिजवा दिया, लेकिन हमने उसे ट्रेस कर लिया। उससे हमें कैप्टन एंथनी के बारे में मालूम हुआ तो उस तंजीम ने कैप्टन एंथनी को हलाक कर दिया और उसके जहाज़ को तबाह कर दिया। हमें कैप्टन एंथनी के एक गहरे दोस्त जेरार्डो से ग्लोस्टर का पता चला तो उन्होंने कादिक हाउस को तबाह कर दिया और वहाँ मौजूद तमाम अफराद को हलाक कर दिया गया। इस तरह यहाँ पहुँचकर हमें आगे बढ़ने का कोई क्लू नहीं मिल रहा। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कोई क्लू चाहिए। क्या तुम इस सिलसिले में मदद कर सकते हो? साफ साफ बता दो ताकि तुम भी रुसवाई से बच सको और हमारा भी वक्त ज़ाया ना हो, और ये भी सुन लो कि तुम्हें उसका इंतहाई माकूल मुआवजा भी मिलेगा, क्योंकि ये मेरा ज़ाती काम नहीं। इमरान ने कहा। आपका काम हो सकता है, आप मुझे 2 घंटे दें। निकोलस ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा, लेकिन हतमी मालूमात होनी चाहिए। इमरान ने कहा। ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ग्लोस्टर तो फ्रांसी दारुल-हुकूमत से काफ़ी फासले पर है इमरान साहब, फिर ये निकोलस कैसे मालूम कर लेगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। निकोलस ने क्लब सिर्फ आड़ के लिए बना रखा है। उसका असल काम मुंशियात की स्मगलिंग है और ये माफिया का आदमी है, इस पूरे एरिया का इंचार्ज है। इसलिए तो मैंने उसे फ़ोन किया, क्योंकि ग्लोस्टर बहरहाल एक जजीरा है और जजीरे से बहरी रास्ते के ज़रिए सप्लाई आगे जाती होगी, वरना एक आम सा क्लब का मालिक इस मामले में कैसे हमारी मदद कर सकता है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दी। फिर 2 घंटे इस मौजू पर बातें करने में गुजारने के बाद इमरान ने एक बार फिर निकोलस से रब्ता किया। क्या रिपोर्ट है निकोलस? इमरान ने रब्ता होने पर पूछा। इमरान साहब, आपका काम हो गया है। सप्लाई जो 10 बड़े बड़े पैकेट्स पर मबनी होती थी, हर जुमेरात को कादिक हाउस से आगे भिजवाई जाती थी और ग्लोस्टर जजीरे से ये सप्लाई एक बहरी जहाज़ के ज़रिए अफ्रीका के शुमाली साहिल क्राफिस को भिजवाई जाती थी। वहाँ से ये सप्लाई एक छोटे जहाज़ के ज़रिए शुमाली अफ्रीका के बड़े शहर क्राम्बी पहुँचाई जाती थी। उसके बाद ये सप्लाई जीपों पर आगे चली जाती और सुना गया है कि ये सप्लाई शुमाली अफ्रीका के आखिरी महज़ब शहर लोरगो पहुँचती थी। उसके बाद का मालूम नहीं हो सका। निकोलस ने कहा। तो इमरान के साथ साथ ब्लैक ज़ीरो की आंखें भी हकीकी हैरत से फट सी गईं, क्योंकि उनके तसव्वुर में भी ना था कि निकोलस सिर्फ 2 घंटों में ये सब कुछ इतनी आसानी से मालूम कर सकेगा। कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? तफसील बताओ ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपको मेरी हैसियत का इल्म तो है। जब आपने कादिक हाउस का नाम लिया तो मैं समझ गया कि आप किस सप्लाई की बात कर रहे हैं। कादिक हाउस ग्लोस्टर में हमारा ही एक छोटा सा अड्डा है। ये बात भी दुरुस्त है कि अचानक ये अड्डा धमाकों से तबाह हो गया और वहाँ मौजूद 10 अफराद हलाक हो गए, लेकिन हमें बावजूद कोशिश की ये मालूम ना हो सका कि ये सब कुछ क्यों हुआ है और किसने किया। लेकिन आपकी कॉल से मुझे इल्म हो गया कि असल वजह क्या थी। कादिक हाउस से आगे सप्लाई मेरे तहत जाती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मामले में मेरी बैनुल-अक़वामी साख कायम है। चनाचे मैंने आपसे 2 घंटों की मोहलत ली, इसलिए कि मैं अपने तौर पर अपने आदमियों से मालूमात हासिल कर सकूं, और मैंने जो कुछ आपको बताया वो 100% दुरुस्त है। अब आप इस सप्लाई का काम बंद कर दिया गया है, लेकिन शुमाली अफ्रीका के शहर लोरगो तक इसका पहुँचना तस्दीकशुदा है। उसके बाद ये कहाँ जाती है उसका मुझे इल्म नहीं, निकोलस ने जवाब देते हुए कहा। क्या लोरगो में तुम्हारा कोई ग्रुप या सेंटर नहीं है? इमरान ने कहा। है क्यों? निकोलस ने कहा। क्या हमें उससे कोई मदद मिल सकती है? इमरान ने कहा। वैसे तो नहीं इमरान साहब, अलबत्ता लोरगो में एक छोटा सा क्लब है। इसका मालिक और जनरल मैनेजर वहाँ के एक मुकामी आदमी क्रोशा है, जिसे सरदार क्रोशा भी कहा जाता है। क्रोशा वहाँ के किसी कबीले का सरदार है। क्लब का नाम भी क्रोशा क्लब है। ये वहाँ अपने तौर पर मुंशियात को छोटा मोटा काम करता है और इस सिलसिले में चूँकि उसकी ज़ाती तौर पर मदद करता रहता हूँ मैं, मेरी मदद यही होती है कि मेरी वजह से उसे बड़े शहरों के हमारे सेंटरों से उसकी हैसियत के मुताबिक सप्लाई मिल जाती है। मैं एक बार लोरगो सरदार क्रोशा के पास होकर भी आया हूँ। वो बेहद बाएतमाद आदमी और दलील आदमी है। आप होल्ड करें, मैं डायरी देकर उसका फ़ोन नंबर भी आपको बता देता हूँ। अगर आप कहें तो मैं उसे आपके बारे में फ़ोन पर ब्रीफ भी कर देता हूँ, निकोलस ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने तो कमाल कर दी निकोलस, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। वेरी गुड। आज मुझे इस मुहावरे की पूरी तरह समझ आई है कि खोटे सिक्के भी काम आते हैं, वरना मैं सोचता रहता था कि खोटे सिक्के हर किस तरह काम आते होंगे। इमरान ने कहा। तो सामने बैठे कुर्सी पर बैठे हुए ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, जबकि दूसरी तरफ निकोलस भी बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान साहब, इस खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ करने का बेहद शुक्रिया। बाकी खोटे सिक्के काम आ सकते हैं?
निकोलस ने हंसते हुए कहा, तुम अपना अकाउंट नंबर और बैंक के बारे में तफसील बता दो ताकि अब तक जितने भी खोटे सिक्के मेरे पास इकट्ठे हुए पड़े हैं वो सब तुम्हें भिजवा दूँ। इमरान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं इमरान साहब, आपको उन खोटों सिक्कों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मैं आपको सरदार करोशा को फ़ोन नंबर बता दूँ। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। इसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर बाद निकोलस की आवाज़ सुनाई दी। लाइन पर तो नहीं, अलबत्ता कुर्सी पर बैठा हुआ हमारे यहाँ लाइन पर, मेरा मतलब है रेलवे लाइन पर वो जाकर बैठते हैं जो खुदकुशी करना चाहते हों। जब तक तुम जैसे खोटे सिक्के मौजूद हों, मुझे लाइन पर बैठने की क्या ज़रूरत है? इमरान की ज़ुबान एक बार फिर रवा हो गई तो दूसरी तरफ से निकोलस एक बार फिर हंस पड़ा। फिर उसने सरदार करोशा का फ़ोन नंबर बता दिया। मैं उसे फ़ोन करके आपके बारे में बता देता हूँ, आप कब तक वहाँ पहुँचेंगे? निकोलस ने कहा। उसे माइकल नाम बताना, मेरा असल नाम बता देना, वरना मेरे पहुँचने से पहले वो बेचारा आलिम बाला को रवाना कर दिया जाएगा। इमरान ने कहा, अरे अच्छा मैं समझ गया हूँ। ठीक है, आप जब भी उसे मिलने उसे माइकल निकोलस का हवाला दे दें, क्योंकि माइकल तो आम सा नाम है। निकोलस ने कहा, ठीक है, तुम उसे कह दो कि वो अपने तौर पर उस सप्लाई और वहाँ की लेबॉरेटरी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करे, लेकिन यह ख्याल रखिए कि वहाँ हालात में उस बैनुल-अक़वामी तंजीम के एजेंट मौजूद होंगे। इमरान ने कहा, सॉरी इमरान साहब, वो इस टाइप का आदमी नहीं, वो तो सिर्फ इस कदर कर सकता है कि वहाँ आपकी अमली तौर पर मदद कर सके, इससे ज़्यादा वो कुछ ना कर सकेगा। निकोलस ने जवाब देते हुए कहा, मैं दरअसल वहाँ जाने से पहले कंफर्म होना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, सप्लाई की हद तक या लेबॉरेटरी की हद तक? निकोलस ने चौंक कर पूछा, सप्लाई की हद तक तो तुम्हारी बात कंफर्म है, मैं लेबॉरेटरी के बारे में बात कर रहा हूँ। इमरान ने कहा, तो ये काम मैं करा देता हूँ। वहाँ एक आदमी सरदार माथो मौजूद है, वो मेरा दोस्त है, वो इन मामलात में बेहद तेज़ है। आप 1 घंटे बाद मुझे दोबारा फ़ोन कर लीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ये तो खुलजा सिमसिम वाला काम हो गया। कोई सोच भी ना सकता था कि निकोलस जैसा आदमी जो फ्रांस की दारुल हुकूमत कराबी में एक क्लब चलाता है, इस तरह आसानी से मालूमात मुहैया कर देगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, बाज़-औक़ात इत्तफ़ाक़ात ऐसे वक़ूफ़ पज़ीर हो जाते हैं कि यकीन नहीं आता, लेकिन मेरा ईमान है कि जब आदमी हक़ पर हो तो अल्लाह ताला का करम शामिल हो जाता है और बंद दरवाज़े खुल जाते हैं। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। सिद्दीकी को क्या हिदायत देनी चाहिए? अब ज़ाहिर है वहाँ ग्लोस्टर में तो उनका कोई काम रहा नहीं। चंद लम्हों बाद ब्लैक ज़ीरो ने कहा, उन्होंने वाकई काम किया। अगर वो ग्लोस्टर में कादिक हाउस तक ना पहुँचते तो निकोलस भी आगे ना बढ़ सकता। इसलिए तुम उन्हें शुमाली अफ्रीका के दारुल हुकूमत क्राम्बी भिजवा दो। मैं जोसेफ और टाइगर के साथ वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर आगे मिलकर काम करेंगे। इमरान ने कहा, क्या आप जूलिया सफदर और दूसरे साथियों को नहीं ले जा रहे? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा, अरे नहीं। निकोलस की बात से ये ज़ाहिर होता है कि ये लेबॉरेटरी अफ्रीका की घने और दरिंदों से पुर जंगलात में बनाई गई है और वहाँ ख़वातीन का वैसे ही कोई काम नहीं, लिहाजा फिर जूलिया के साथ तनवीर और सालिया के साथ सफदर का भी कोई काम नहीं रहता। बाकी रह गया कैप्टन शील, तो वो अब फ़िलासफ़र एजेंट बन चुका है और जंगलों में फ़िलासफ़र बेचारा पहले ही कदम पर खौफनाक दरिंदों का शिकार हो सकता है, इसलिए वो भी ड्रॉप हो जाता है। इमरान ने बाकायदा वजाहत करते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेएहतियात हंस पड़ा। आपने जाना को भी ड्रॉप कर दिया, उसकी कोई खास वजह? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। जवाना जंगल में जाकर बोर होता है, जिस तरह जोसेफ की हाथ फील्ड जंगल है उसी तरह जवाना की हाथ फील्ड डेक्री में है। इमरान ने कहा, और टाइगर के इंतखाब की वजह भी शायद जंगल ही होगा। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को उसके असल मुकाम तक पहुंचाना भी नहीं की है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ा। बल्कि ब्लैक ज़ीरो ने स्पेशल सेलफोन निकाल कर उस पर सिद्दीकी को कॉल किया और उसे इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने उसे ऑन कर दिया। हेलो चीफ कॉलिंग। इमरान ने महसूस लहजे में कहा, यस सर, माइकल अटेंडिंग यू। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी। तो अपने साथियों समेत शुमाली अफ्रीका के मारूफ शहर क्राम्बी पहुंच जा। वहाँ ब्लैकवे नामी क्लब होटल है, वहाँ तुमने रिहाइश रखनी है। मैं यहाँ से इमरान के साथ जोसेफ और टाइगर को वहाँ भिजवा रहा हूँ, आगे इमरान तुम्हें लीड करेगा। इमरान ने महसूस लहजे में कहा, चीफ़ के असल मुकाम का इल्म हो गया है? सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, मैंने अपने ज़राए से मालूमात हासिल की हैं, लेकिन ख्याल रखना मुखालिफ लोग तुम्हारे पीछे वहाँ ना जाएं। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, यह सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने सेलफोन ऑफ कर दिया और फिर कुछ देर बाद वो उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और निकोलस को कॉल करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद निकोलस लाइन पर मौजूद था। क्या रिपोर्ट है निकोलस? इमरान ने पूछा। इमरान साहब, सरदार मातो से बात नहीं हो सकी क्योंकि वो क्रीमियन जिनमें से एक मर्द जिसका नाम डेविक है और एक औरत जिसका नाम पैगी है खसूसी तौर पर उससे आकर मिले हैं और सरदार मातो उन्हें हेलीकॉप्टर पर बिठाकर डेंजर जोन में ले गया है और उनकी वापसी कई रोज़ बाद होगी। निकोलस ने कहा, डेंजर जोन क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, लोरगो शहर के बाद जो जंगलात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, दरिंदों से पुर और अब ऐसे कबाइल भी वहाँ रहते हैं जो आदमखोर हैं। इसलिए हुकूमत ने लोरगो से आगे लाखों किलोमीटर पर फैले हुए इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक जंगलात को डेंजर जोन करार देकर वहाँ दाखला सख्ती से बंद कर दिया है और वहाँ हुकूमत की खास फोर्स जिसे चागो का नाम दिया गया है काम करती है। मेरा मतलब है कि चागो फोर्स लोगों को डेंजर जोन में ले जाने से रोकती है और लोगो शहर भी चागो सरदार के ही अंडर है और सरदार मातो इस चागो फोर्स का मुकामी सरबराह है। वैसे वो डेंजर जोन में रहने वाले कबीले मातो का सरदार भी है।
मैंने इसलिए उसे कॉल किया कि मेरा ख्याल था कि सरदार मातू को उस लिबार्टी के बारे में लाजमन इल्म होगा। निकोलस ने तफसील बताते हुए कहा, तो फिर वो इन एग्रीमेंट को क्यों उस डेंजर जोन में ले गया और वहाँ कई रोज़ क्या करेगा? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब ये तो उससे बात होने पर ही मालूम होगा। निकोलस ने कहा, क्या उससे तुम्हारे हवाले से मुलाकात की जा सकती है? इमरान ने पूछा। हाँ, आप उसे निकोलस फ्रांस का हवाला देकर बात करें और उसे कह दीजिए कि वो मुझसे बात कर ले। निकोलस ने जवाब दिया, ओके, तुम्हारा बेहद शुक्रिया निकोलस, तुमने वाकई हमारे लिए काम किया है, गुड बाय। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये एग्रीमेंट जोड़ा कौन हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यह अच्छा हुआ कि निकोलस के सरदार मातू से बात नहीं हो सकी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये शख्स ही उस लिबार्टी का सिक्योरिटी इंचार्ज है और उस जोड़े का ताल्लुक लाजमन ब्लैक थंडर से होगा और इस बात का इल्म निकोलस को नहीं होगा। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया, नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जोसेफ, तुम तैयार हो जाओ, तुमने मेरे साथ शुमाली अफ्रीका की जंगलात में एक मिशन पर जाना है। इमरान ने कहा, यस बॉस, मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान नौकरी कहकर रिसीवर रखा और सेलफोन उठा लिया ताकि टाइगर को कॉल करके उसे भी तैयार होने का कह दे। शुमाली अफ्रीका के मशहूर शहर क्राम्बी के एक रिहायशी फ्लैट में एक अफ्रीकी नौजवान लड़की बैठी टीवी देखने में मसरूफ़ थी। उसका नाम डिगारा था। अफ्रीकी हुस्न के मुताबिक डिगारा बेहद खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। इस कदर पुरकशिश के अफ्रीकी नौजवानों के साथ साथ सफ़ेद फार्म लोग भी उसे देखकर बेएहतियात हटक जाते। डिगारा एक मारूफ क्लब में असिस्टेंट मैनेजर थी और इस लग्जरी फ्लैट में इसकी रिहाइश थी। उसका उठना बैठना, उसका लिबास जदीद मॉडल की इंतहाई कीमती कार देखकर लोग समझते थे कि डिगारा होटल के असिस्टेंट मैनेजर नहीं बल्कि मालिका है। लेकिन डिगारा बेहद रिजर्व लड़की थी। सिवाय चंद खास लोगों के उसके आम से ताल्लुकात भी किसी के साथ नहीं थे। आम अफ्रीकी नौजवान या सफ़ेद फार्म अगर उसकी तरफ बढ़ते भी थे तो उसका इंतहाई दुरुस्त और तौहीन आमेज़ लहजा और जवाब सुनकर वापस चले जाते थे। डिगारा ब्लैक थंडर की क्राम्बी में सुपर एजेंट थी। उसने एक्रीमा से इंतहाई सख्त तरीन ट्रेनिंग हासिल की हुई थी और मार्शल आर्ट के साथ साथ निशानाबाजी में भी वो इस कदर ताक थी कि कहा जाता कि बड़े से बड़ा मार्शल आर्ट का माहिर भी चंद लम्हों से ज़्यादा डिगारा के सामने नहीं ठहर सकता और वो उड़ते हुए मच्छर के परों को भी निशाना बना सकती थी। वैसे जिन लोगों ने डिगारा को लड़ते हुए देखा उनका कहना था कि डिगारा के जिस्म में खून की बजाय पारा दौड़ता है। डिगारा टीवी देखने के साथ इंतहाई तेज़ शराब पीने में मसरूफ़ थी कि अचानक पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डिगारा बोल रही हूँ, डिगारा ने कहा। स्पेशल कॉल। दूसरी तरफ से एक सख्त और खुदरी सी आवाज़ सुनाई जिसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो डिगारा बेएहतियात उछल पड़ी। उसने बिजली की सी तेज़ी से रिसीवर रखा और दौड़कर एक दीवार गिर अलमारी खोलकर उसे निचले खाने में मौजूद एक पैकेट उठाकर उसने उसे खोला। उस पैकेट में एक आला मौजूद था। उसने वो आला लिया और उसे लाकर फ़ोन के करीब मेज़ पर रखा। रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी ऑफ किया और फिर उस आले के साथ मुंसलिक तार पर उसने फ़ोन के साथ अटैच कर आले का बटन प्रेस कर दिया। फिर इस तरह इत्मीनान भरे अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई जैसे उसने कोई बड़ा काम सर अंजाम दे दिया हो। जब लम्हा बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। डिगारा बोल रही हूँ, डिगारा ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। पाकिस्तान सिगरेट सर्विस के 4 अफराद ग्लोस्टर से कराबी पहुंच रहे हैं। उनके हुलियों और कागजात के बारे में तफसीलात क्रिस्टीना के जरिए तुम तक पहुंच जाएंगे। तुमने अपने सेक्शन के साथ मिलकर उन चारों का हर सूरत में खात्मा करना है। दूसरी तरफ से एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो डिगारा ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। वो तो किसी बड़े मिशन की तवक्का लगाए हुए थे लेकिन सेक्शन चीफ ने उसे मायूस कर दिया। ये मामूली काम तो कोई भी कर सकता था। अब उसे क्रिस्टीना का इंतजार था। क्रिस्टीना भी उसी की तरह ब्लैक थंडर की एजेंट थी। डिगारा का पूरा सेक्शन था जबकि क्रिस्टीना अकेली काम करती थी। उसे आमतौर पर उसे डिगारा के साथ शामिल कर दिया जाता था क्योंकि डिगारा और क्रिस्टीना दोनों गहरी दोस्तें थीं। इसलिए उनके दरमियान कभी कोई तलही ना हुई और दोनों ही एक्रीमा की तरबियत याफ्ता थी। क्रिस्टीना एक्रीमा की किसी लार्ड एजेंसी में काम कर चुकी थी और उसे क्राम्बी में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। बज़ाहिर वो ब्राकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी लेकिन असल में उसका ताल्लुक ब्लैक थंडर से था। क्रिस्टीना भी डिगारा की तरह बेहद चुस्त और मार्शल आर्ट की माहिर थी। इन दोनों में एक ही फ़र्क था कि डिगारा रिजर्व रहने की आदी थी और दूसरी तरफ से उसके ताल्लुकात बेहद कम थे। जो कि क्रिस्टीना इंतहाई दिलफेंग और फ्लर्ट लड़की थी। डिगारा के बकुल क्राम्बी का हर रुझान चाहे वो स्याह फार्म हो या सफ़ेद फार्म क्रिस्टीना का दोस्त था। क्रिस्टीना भी स्याह फार्म थी और क्राम्बी की ही रहने वाली थी लेकिन उसका रंग हाथ स्याह ना था जिससे जाहिर होता था कि उसके वालिदैन अलग-अलग नस्लों से ताल्लुक़ रखते थे। डिगारा ने दोबारा टीवी ऑन किया और शराब पीने और टीवी देखने में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद कारबेल की आवाज़ सुनाई दी तो डिगारा ने मेज़ पर पड़ा हुआ रिमोट कंट्रोल उठाया और उसका एक बटन प्रेस कर दिया तो रिमोट से कटा के हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ये फ्लैट का दूसरा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी। फिर चंद लम्हे बाद क्रिस्टीना की अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में एक पैकेट था। उसने सुर्ख रंग की शर्ट और जीन्स की पैंट पहन रखी थी। उसने बालों पर करके रिबन से बांधे हुए थे। क्या बात है, अकेली नज़र आ रही हो? क्रिस्टीना के बोलने से पहले डिगारा ने उसे मुखातिब होकर कहा क्योंकि क्रिस्टीना के साथ हर वक्त कोई ना कोई ज़रूर होता था। ड्यूटी पर हूँ, क्रिस्टीना ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी पर बैठकर उसने पैकेट डिगारा की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें स्पेशल कॉल तो मिल गई होगी? क्रिस्टीना ने कहा। हाँ, लेकिन मैं इस कॉल से बेहद बोर हुई हूँ, डिगारा ने पैकेट खोलते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? क्रिस्टीना ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम बताओ, ये क्या बात हुई कि 4 अफराद आ रहे हैं, उनको हलाक करना है? अब 4 आदमी को हलाक करने का मिशन हमारे लिए रह गया है? डिगारा ने मुंह बनाते हुए कहा।
तो क्रिस्टीना बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ी। डिगारा ने उसीले लहजे में कहा, सेक्शन चीफ ने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये चारों कौन हैं? क्रिस्टीना ने हंसते हुए कहा, हाँ बताया है, शाही मुल्क पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस की रुकन है। डेगारा ने मुंह बनाते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें इल्म ही नहीं है कि तुम इस किस इम्तहान में पढ़ चुकी हो और आइंदा तुम्हारा हशर क्या होने वाला है। क्रिस्टीना ने कहा तो डेगारा हैरत से उसे देखने लगे। मजाक करने के लिए मैं ही रह गई हूँ? डेगारा ने फनकारते हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। मैं मजाक नहीं कर रही डेगारा, तुम इन कागजात को देख लो, फिर तफसील से बात होगी। क्रिस्टीना ने संजीदा लहजे में कहा तो डेगारा ने कागजात निकाले और उन्हें खोल लिया। ये 4 अफराद के कागजात थे जिन पर उनकी तस्वीर भी छुपी हुई थी। ये अपने हुलियों से यूरोपियन दिखाई दे रहे थे। डेगारा हर तस्वीर को गौर से देखती थी, लेकिन ये चारों ही आम से चेहरे थे। तुम क्या कहना चाहती हो? डेगारा ने कागजात बंद करते हुए कहा, ये दुनिया के खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट हैं डेगारा। सेक्शन हेडक्वार्टर तो एक तरफ मेन हेडक्वार्टर भी उनसे परेशान है। सेक्शन के तहत इस दुनिया में किसी जगह एक खुफिया लिबार्टी है जहाँ इंतहाई अहम काम हो रहा है। ये काम ऐसा है कि अगर मुकम्मल हो जाए तो पूरी दुनिया बीटी के तहत आ जाएगी, इसलिए उसे टॉप सीक्रेट रखा गया है। लेकिन फिर अचानक एक औरत की गलती से ये राज ओपन हो गया और हुकूमत क्रीमिया को उसकी इत्तला पहुँच गई। लेकिन चूँकि उस प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया को खतरा दरपेश था, इसलिए तमाम सुपर पावर की मुश्तरका मीटिंग हुई और तवील बहस मुबासे के बाद मुश्तरका तौर पर यह तय हुआ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की चीफ से दरख्वास्त की जाए कि वो उस लिबार्टी की तबाही के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हरकत में ले आए, खास तौर पर इस सर्विस के लिए काम करने वाले दुनिया के इंतहाई खतरनाक तीन एजेंट अली इमरान को। लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की चीफ ने फौरी हरकत में आने से इनकार कर दिया। बीटी के एजेंट पाकिस्तान में चेकिंग करते रहे। उनका टारगेट इमरान था, लेकिन इमरान वहीं मौजूद रहा। इस लिबार्टी में सप्लाई ट्रांस से दारुल हुकूमत की एक आदमी कैलून के जरिए भिजवाई जाती थी। कैलून को सर्विस के डर से वेलिंगटन भिजवा दिया गया, लेकिन फिर बीटी को वेलिंगटन से इतला मिली कि कैलून को हलाक कर दिया गया, उस पर तशद्दुद भी किया गया है और ये 4 यूरोपियन अफराद का काम है और ये 4 अफराद वेलिंगटन से फ्रांस पहुँच रहे हैं। इस पर बीटी सेक्शन ने फ्रांस में उस अपने सब सेक्शन को आगे कर दिया, लेकिन ये 4 अफराद हलाक होने की बजाय सब सेक्शन खुद ख़त्म हो गया और ये लोग सप्लाई के दूसरे मुकाम ग्लोस्टर पहुंच गए। एक खसूसी मिशन के ज़रिए उन्हें वहां चेक किया गया और फिर इससे पहले कि किसी ग्रुप को उनकी हलाकत के लिए आगे लाया जाता, अचानक बीटी सेक्शन को इतला मिली कि ये चारों यहाँ क्राम भी पहुँच रहे हैं। ये क्रांस से नाराग पहुँचे, फिर नाराग से यहाँ पहुँचेंगे। बीटी सेक्शन ने फौरी तौर पर उनके कागजात वहाँ से हासिल किए और मुझे भिजवा दिए। साथ ही मुझे और तुम्हारे सेक्शन को सामने लाया गया। मैंने मालूमात हासिल कर ली है। उनकी फ़्लाइट अब से 1 घंटे बाद क्रामी एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। हमें उनके यहाँ फौरी खात्मा करना है। क्रिस्टीना ने तफसील से बात करते हुए कहा, तुम्हें किसने इतनी तफसील बताई है? डेगारा ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हें मालूम तो है कि हर तरफ मेरे दोस्त फैले हैं, इसलिए इत्तलात मुझ तक पहुँच जाती हैं। क्रिस्टीना ने मुस्कुराते हुए कहा तो डेगारा बेएहतियात हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि ये लोग जितने भी खतरनाक हैं तो इंसान, माफूकुल फितरत या भूत तो नहीं है? हमारे पास इतला पहुंच गई है, इनके कागजात और इनकी तस्वीरें भी पहुंच गई हैं। जब उनकी फ़्लाइट यहाँ पहुंचेगी तो हमारा सेक्शन उनके इंतज़ार में पब्लिक लाउंज में मौजूद होगा और फिर गोलियां चलेंगी और ये चारों हलाक हो जाएंगे। ये क्या मिशन हुआ? डेगारा ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर ये लोग इतनी आसानी से मारे जा सकते डेगारा, तो अब तक हज़ारों बार मारे जा चुके होते। ये आम लोग नहीं हैं, ये अपने साय से भी होशियार रहने वाले लोग हैं। हो सकता है कि ये लोग एहतियातन आम रास्ते से बाहर आने की बजाय किसी दूसरे रास्ते से आएँ। हमें यहाँ हर रास्ते पर पिकटिंग करानी होगी। क्रिस्टीना ने कहा, ठीक है ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करो कि ये तस्वीरें ले जाकर मार्टिन को दो, मैं से फ़ोन करती हूँ, वो सेक्शन के एयरपोर्ट पर पहुँच जाएगा। तुम भी साथ जाओ, मैं सेक्शन हेडक्वार्टर में रहूँगी। डेगारा ने कहा तो क्रिस्टीना ने इस बात में सर हिला दिया और उठ खड़ी हुई। उसने कागजात उठाकर पैकेट में डाले और फिर तेज़ी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हम की अहमियत दी जा रही है 4 अफराद को, गोलियाँ मारना भी कोई मिशन है? नॉनसेंस, डेगारा ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उठकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि बहरहाल उसे काम तो करना ही था, वरना सेक्शन चीफ उसकी डेथ ऑर्डर जारी कर सकता था। ये साइकिल जेट तैयार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फिजा का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। जहाज़ मुसाफिरों से भरा हुआ था और चूँकि ये तवील परवाज़ थी, इसलिए हर मुसाफिर बड़े ईजी अंदाज में बैठा हुआ था। जहाज़ के तकरीबन दरमियान में सिद्दीकी और उसके साथ ही मौजूद थे। सिद्दीकी के साथ चौहान बैठा था, जबकि उनकी सीट पर हावर और नुमानी मौजूद थे। उन्हें नाराज़ से चले हुए तवील वक्त हो गया था। उनकी मंजिल मकसूद आने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए थे। सिद्दीकी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अचानक चौहान ने कहा तो सिद्दीकी चौंक कर उसे देखने लगा। कौन सी बात? सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा, हमने ग्लोस्टर में इंतहाई कोशिश की, लेकिन हमें कोई क्लू न मिल सका, जबकि चीफ ने वहीं बैठे बैठे क्लू हासिल कर लिया। चौहान ने कहा, चीफ के अपने ज़राए हैं, बहरहाल वो एक सर्विस का चीफ है। सिद्दीकी ने कहा, अगर चीफ के पास ऐसे ज़राए हैं कि वो पाकिस्तान में बैठे बैठे सब कुछ मालूम कर सकता है, तो फिर उसने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? हमें वेलिंगटन क्यों भिजवाया? चौहान ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बात करो। सिद्दीकी ने कहा, असल बात यह है सिद्दीकी कि चीफ ने हमें आईना दिखाया है, क्योंकि हम चारों ने उसे इस्तीफ़ा देने की बात की थी, इसलिए हमें उस लिबार्टी का क्लू हासिल करने के लिए भेजा गया और जानबूझकर इमरान को रोक लिया, और हम जो अपने आप को न जाने क्या समझते थे पूरी तरह नाकाम हो गए।
जब हमने उसके सामने नाकामी का एतराफ़ कर लिया तो उसने खुद ही बैठे बैठे क्लू हासिल कर लिया। इसका मतलब है कि हम वाकई नाकारा लोग हैं। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मयार पर इस तरह पूरे नहीं उतरते जिस तरह सफदर, तनवीर, कैप्टन शील और जूलिया उतरते हैं। इसलिए चीफ उन्हें ही बैरूनी मिशन पर भिजवाता है। चौहान ने कहा तो सिद्दीकी बेएहतियात हंस पड़ा। तुम पर शदीद डिप्रेशन का दौरा पड़ा हुआ है चौहान, ये बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। अगर चीफ हमें नाकाम या नाकारा समझता तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो हमारा लिहाज करता? वो बेलचक आदमी है, इसलिए अब तक हमारी लाशें भी दफन हो चुकी होती। जहाँ तक हमारी नाकामी का सवाल है, मिशन के दौरान ऐसा तो होता रहता है। असल बात यह है कि हमारी जगह अगर जूलिया और दूसरे साथी होते तो वो भी इसी तरह नाकाम रहते जैसे हम रहे हैं। क्योंकि असल काम इमरान साहब करते हैं, वो वाकई स्क्रीम एजेंट है। उनका जहनी अंदाज भी काम करता है कि आदमी सोचता ही रह जाता है। सिद्दीकी ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि अगर सिद्दीकी, सफदर और उसके साथियों के साथ इमरान साहब ना हो तो उनका भी यही हशर होता जो हमारा हुआ है? चौहान ने पूछा। हमारा क्या हशर हुआ है? सिद्दीकी ने चौंक कर कहा, हम नाकाम रहे हैं। हम ग्लोस्टर पहुंचकर बंद गली में फंस गए थे। क्या ये नाकामी नहीं? चौहान ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ इस हद तक तो तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि हमने मुखालिफ एजेंटों के 5 आदमी हलाक कर दिए वहाँ जेराटो की रहायशगाह पर, लेकिन क्या उनकी तादाद सिर्फ 5 ही थी? सिद्दीकी ने कहा। तो चौहान चौंक पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि हमें ग्लोस्टर में भी चेक किया गया होगा? लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं। वहाँ हमें किसी पर भी मामूली सा शोबा भी नहीं हुआ। चौहान ने कहा। उनके साथियों के हाथ में के बाद वो लोग हमारी हलाकत के लिए ही काम करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब से हमने क्राम्बी के लिए सफ़र शुरू किया है, मेरी छठी हिस्स मुसलसल सायरन दे रही है कि आगे हमारे लिए खतरा मौजूद है। सिद्दीकी ने कहा। लेकिन क्राम्बी तो हम चीफ के हुक्म पर जा रहे हैं, इसका मुखालिफों को कैसे इल्म हो सकता है? चौहान ने कहा। बज़ाहिर तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह हमें किसी न किसी ज़रिए से इत्तला मिल जाती है, उसी तरह मुखालिफों को भी मिल सकती है। सिद्दीकी ने कहा। ठीक है, मुहतात रहना तो हमारी तरबियत के साथ हमारी फितरत का हिस्सा भी बन चुका है, चौहान ने जवाब देते हुए कहा। बड़ी तफसीली बातें हो रही हैं, कुछ हमें भी तो बताओ। अचानक उगवी सीट पर बैठे हुए नुमानी ने सर आगे करते हुए कहा। चीफ, सिद्दीकी की छठी हिस्स खतरे का अलार्म बजा रही है। अरे क्यों? नुमानी ने चौंक कर कहा। क्यों का कोई जवाब नहीं, लेकिन हमें बहरहाल पूरी तरह मोहतात रहना चाहिए। सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी जगह अगर इमरान होता तो वो इस सूरत में बराह रास्त वहाँ ना पहुँचता, वो लाजमन दरमियान में ड्राप होता या फिर बस या ट्रेन के ज़रिए क्राम्बी पहुँचता। नुमानी ने कहा। अब तो हमारी मंजिल मकसूद आ गई है, इसलिए अब रास्ते में ड्राप होने की तो कोई सूरत नहीं। अब तो हम यही कर सकते हैं कि एक दूसरे से अलहदा होकर बाहर जाएँ और अलहदा टैक्सियों या बसों में सवार होकर होटल ब्लैक वे पहुँचे। सिद्दीकी ने कहा। और अगर हमारे कागजात की नकल वहाँ पहले से पहुँच चुकी हुई तो फिर? नुमानी ने कहा। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। हम तो इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे हम मिशन के एहतितामी मरहले पर पहुँच रहे हैं। क्राम्बी तो आगाज़ होगा। सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल तुम्हारी बात दुरुस्त है कि हमें मोहतात रहना चाहिए, चौहान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दी। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद पायलट की तरफ से जहाज़ के लैंड होने के ऐलानात शुरू हो गए। तो जहाज़ में छाया हुआ स्कूल जकला टूट गया और सब लोग सीधे होकर बैठ गए। सबने सीट बेल्ट बांधनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जहाज़ क्राम्बी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। इमिग्रेशन काउंटर से फारिग होने के बाद वो पब्लिक लाउंज में पहुँच गए। पब्लिक लाउंज भरा हुआ था और लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मिल रहे थे कि अचानक हल्की सी फायर की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही पब्लिक लाउंज तेज़ फायरिंग की आवाज़ और इंसानी चीखों से गूंज उठा। सिद्दीकी और उसके साथी चूँकि मोहतात थे, इसलिए वो एहतियातन लोगों की आड़ लेकर चल रहे थे, लेकिन अचानक दोनों इतराफ़ से होने वाली जद में बहरहाल चौहान और नुमानी दोनों आ गए और चीखते हुए नीचे गिर गए थे, जबकि सिद्दीकी और हावर दोनों के करीब से गोलियां निकल गईं। जो कि फ़्लाइट की वजह से उन्होंने अपनी जेबों में असलहा ना रखा था, इसलिए वो निहत्ते थे। लेकिन इसके बावजूद हावर ने यकलख्ती से खुलते हुए स्प्रिंग की तरह उछलकर एक असलहा बरदार को छाप लिया। उसके साथ ही उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल ना सिर्फ उसने झपट लिया, बल्कि दूसरे लम्हे उसने उससे उठते हुए को उठाकर एक और हमला हावर पर उछाल दिया। उसके साथ ही फायरिंग हुई और वो आदमी जिसे हावर ने उछाला था चीखता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। जबकि उसी लम्हे हावर के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से फायरिंग हुई और दूसरा आदमी चीखता हुआ नीचे जा गिरा। उस दौरान सिद्दीकी ने एक और आदमी को पकड़ लिया। पब्लिक लाउंज में भगदड़ मच गई और यूँ महसूस हो रहा था जैसे वहाँ अचानक क़यामत टूट पड़ी हो। तुम कौन हो? बोलो। सिद्दीकी ने उस आदमी की शहरक पर अंगूठा रखकर दबाते हुए कहा। डिगारा सेक्शन। उस आदमी के मुंह से हरहराहट भरी आवाज़ निकली और उसके साथ ही उस आदमी का जिस्म एक झटका खाकर साकत हो गया। उसी लम्हे पुलिस की सीटियों से इर्द गिर्द का माहौल गूंज उठा। सिद्दीकी बिजली की सी तेज़ी से सीधा हुआ चौहान और नुमानी की तरफ भाग पड़ा, जो फर्श पर पड़े तड़प रहे थे। गोलियां उनके पहलुओं में लगी थी। हावर ने भी पुलिस की सीटियां सुनकर मशीन पिस्टल एक तरफ उछाल दिया। उसी लम्हे पुलिस ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। मेरे साथियों को अस्पताल पहुंचाओ, सिद्दीकी ने चीख कर कहा। और उसी लम्हे सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई और चौहान और नुमानी को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया। हम भी साथ जाएंगे, तुम वहाँ हमारा बयान ले लेना। सिद्दीकी ने काफ़ी सर से कहा। ठीक है, तुम हमारे साथ जीप में चलो।
पुलिस ऑफिसर ने कहा तो सिद्दीकी और हावर जीप में बैठ गई और जीप एम्बुलेंस के पीछे दौड़ती हुई अस्पताल पहुंच गई। चौहान और नमानी को फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तुम कौन हो और किसने तुम पर और क्यों हमला किया? पुलिस ऑफिसर ने सिद्दीकी से मुहातिब होकर कहा, हम पहली बार कराम भी आ रहे हैं, हम स्याह हैं, हमें तो मालूम नहीं कि ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ। सिद्दीकी ने जवाब दिया। उसके साथ उसने जेब से एक लिफाफा निकालकर पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी जेबों में फ़िज़ाई कंपनी के खसूसी कलम नज़र आ गए थे, इसलिए हम समझ गए कि तुम फ्लाइट से आ रहे हो, वरना शायद हम तुम्हें भी गिरफ्तार करके ले जाते, पुलिस ऑफिसर ने कहा। तो सिद्दीकी ने चौंक कर अपने कोट की छोटी जेब की तरफ देखा और उसके साथ उसके मुंह से बेएहतियात एक तवील सांस निकल गई। फ्लाइट के आगाज़ में एयर होस्टेस ने तमाम मुसाफिरों को खसूसी साथ ही कलम फ़िज़ाई कंपनी की तरफ से बतौर गिफ्ट पेश किए थे, जो सिद्दीकी ने कोट की छोटी जेब में लगा लिया और उसका खसूसी क्लिप बाहर से नज़र आ रहा था। सिद्दीकी को याद भी ना रहा, लेकिन अब पुलिस ऑफिसर के कहने पर उसे याद आ गया था। हाँ, ये फ्लाइट के आगाज़ में सबको दिए गए थे। सिद्दीकी ने कलम को जेब से बाहर निकालते हुए कहा और पुलिस ऑफिसर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर लिफाफे में से कागजात निकालकर उन्हें चेक करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक चेकिंग के बाद उसने अपनी डायरी में उनमें से ज़रूरी कवायद नोट किए और कागजात वापस लिफाफे में डालकर उसने लिफाफा सिद्दीकी की ओर बढ़ा दिया। मिस्टर माइकल, ये बात तय है कि हमला आप लोगों पर हुआ है। वहाँ बाज़ लाशें ऐसी भी नजर आई हैं जो मुसाफिर नहीं थे, उन्हें किसने हला किया? पुलिस ऑफिसर ने गहरी नज़रों से सिद्दीकी को देखते हुए कहा, मुझे तो मालूम नहीं है जनाब, बस अचानक फायरिंग हुई और मेरे साथ ही नीचे गिरे तो मैं उनकी तरफ लिपका, फिर दोबारा फायरिंग हुई और गोलियां मेरे करीब से गुजर गई। मैं ज़मीन पर लेट गया, फिर जब मैं उठा तो पुलिस आ चुकी थी। सिद्दीकी ने जवाब दिया। अब आप कहाँ ठहरेंगे? पुलिस ऑफिसर ने डायरी बंद करते हुए पूछा। हमें बताया गया है कि यहाँ ब्लैकवे होटल स्याहों के लिए बेहतर है, क्या वाकई ऐसा है? सिद्दीकी ने पूछा। हाँ, लेकिन वो हादसा महंगा है, पुलिस ऑफिसर ने कहा। महंगा सस्ता होने का कोई मसला नहीं, मैं और मेरे साथ ही बिजनेसमैन है और रकम हमारे लिए कोई मसला नहीं। ठीक है, हम ब्लैकवे होटल में ही ठहरेंगे, सिद्दीकी ने कहा। ओके, फिर आपसे वहीं बात होगी, पुलिस ऑफिसर ने कहा और उठकर वापस चला गया। ये सब क्या हुआ? अचानक साथ खामोश बैठे हुए हावर ने पूछा। कोई डिगारा सेक्शन है, ये उसके आदमी थे, सिद्दीकी ने ऐसे से कहा। लेकिन हम पर हमले की वजह? हावर ने होंठ चबाते हुए कहा। इस सेक्शन का ताल्लुक यकीनन ब्लैक थंडर से होगा। मैं और चौहान रास्ते में यही बातें कर रहे थे और वही हुआ। बहरहाल अब हमें उस डिगारा को ट्रेस करना होगा, सिद्दीकी ने कहा। तो हावर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद उन्हें इतला दी गई कि उनके साथियों का ऑपरेशन कामयाब रहा और वो खतरे से बाहर है। क्या हम उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं? सिद्दीकी ने डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर चौंक पड़ा। क्यों, यहाँ क्या मसला है? डॉक्टर ने कदरे नाराज़ से लहजे में कहा। डॉक्टर साहब, यह हमला हमारे दुश्मनों ने किया है और इस खौफनाक हमले से न सिर्फ हम दोनों बच गए, बल्कि हमारे दोनों साथी भी आपकी मसीहाई की वजह से खतरे से बाहर आ गए हैं। लेकिन अब जैसे ही हमारे दुश्मनों को खबर होगी, वो हम पर दोबारा हमला करेंगे, तो बहरहाल उनसे बच जाएंगे, लेकिन हमारे जख्मी साथी नहीं बच सकेंगे। इसलिए आप मेहरबानी करें और हमें कोई ऐसा अस्पताल बता दें जहाँ हमारे साथी दोबारा हमले से महफूज रह सकें। सिद्दीकी ने कहा। लेकिन ये तो पुलिस केस है, आप पुलिस को बताइए बगैर कहीं कैसे जा सकते हैं? डॉक्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। आप बेशक पुलिस को इस अस्पताल के बारे में बता दें, पुलिस ने रस्मी कार्रवाई ही करती रहेगी, लेकिन जहां हमारे इन दोनों साथियों की जानें खतरे में रहेंगी। सिद्दीकी ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा हो सकता है। ठीक है, आइए मेरे साथ, डॉक्टर ने कहा। फिर वो सिद्दीकी और हावर को साथ लेकर अपने ऑफिस में आ गया। उसने उन दोनों को कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया और खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल है जिसका नाम आर्नल्ड अस्पताल है। यह अस्पताल खसूसी तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो दुश्मनों से छुपकर अपना इलाज कराना चाहते हों, और वहाँ कोई गैर मुतल्लिक आदमी किसी सूरत दाखिल ही नहीं हो सकता, और हर मरीज़ की वहाँ बाकायदा हिफाजत की जाती है। उसके साथ साथ इलाज भी आला पैमाने पर होता है। मैं भी रात को इस अस्पताल में ड्यूटी देता हूँ, लेकिन वहाँ इलाज खासा महंगा है, डॉक्टर ने कहा। अब रकम की फ़िक्र मत करें डॉक्टर साहब, हमें अपने साथियों की ज़िंदगियां बचानी हैं। आप बताइए हमारे साथियों के वहाँ इलाज पर कितना खर्चा आएगा, हम आपको गारंटीड चेक दे देते हैं, सिद्दीकी ने कहा। $1,00,000, डॉक्टर ने कहा। तो सिद्दीकी ने कोट की अंदरूनी जेब से गारंटीड चेक बुक निकाली और उसमें से एक चेक अलहदा करके उसने उस पर रकम लिखकर नीचे दस्तखत किए और चेक डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर ने एक नज़र चेक पर डाली, फिर उसने चेक को तय करके अपनी जेब में डाल लिया। मैं इंतज़ाम कराता हूँ, डॉक्टर ने कहा। अब हमें उस अस्पताल का पता बता दें और वहाँ दाखिले का कोई कार्ड दे दें, सिद्दीकी ने कहा। तो डॉक्टर ने मेज़ की दराज खोलकर एक डायरी निकाली, उसे खोलकर उसके अंदर से 2 छोटे कार्ड निकालकर उसने उनके पीछे दस्तखत किए और फिर कार्ड सिद्दीकी की तरफ बढ़ा दिए। इन पर अस्पताल का पता भी दर्ज है और यही कार्ड दिखाने पर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। आपके मरीज़ 1 घंटे के अंदर उस अस्पताल में शिफ्ट हो जाएंगे। पुलिस को भी हम खुद इतला दे देंगे, आप बेफिक्र रहें, डॉक्टर ने कहा। आपका नाम डॉक्टर साहब? सिद्दीकी ने कहा। मेरा नाम रिचर्ड है, डॉक्टर रिचर्ड, सिद्दीकी ने कहा। डॉक्टर ने कहा। तो सिद्दीकी और उसके साथ ही हावर भी उठ खड़ा हुआ। अब हमें इजाज़त, सिद्दीकी ने कहा। फिर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। हावर भी इसके पीछे था। सिद्दीकी, हमें मास्क मेकअप कर लेना चाहिए, हावर ने कहा। हाँ, उधर विजिटिंग रूम में चलते हैं, वहाँ वॉशरूम है, सिद्दीकी ने कहा और विजिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वेटिंग रूम से बाहर आए तो
उनके चेहरे मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। डेगारा का सेक्शन 12 अफराद पर मुश्तमिल था। उनका इंचार्ज मार्टिन था और सेक्शन हेडक्वार्टर एक रिहायशी कॉलोनी की कोठी में बनाया गया था और जहां डेगारा के लिए बाकायदा ऑफिस मौजूद था, जबकि क्रिस्टीना का ऑफिस अलहदा था। वहाँ तो क्रिस्टीना उसके सेक्शन में शामिल नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो डेगारा के मातहत थी। उसे रिपोर्ट देने की पाबंद थी। डेगारा इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी क्रिस्टीना की कॉल की मुंतजिर थी। मार्टिन अपने 3 आदमी लेकर एयरपोर्ट गया हुआ था, जबकि क्रिस्टीना भी उनसे अलहदा एयरपोर्ट गई हुई थी और डेगारा के मुताबिक इस वक्त कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी होगी। फिर वाकई चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो डेगारा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डेगारा बोल रही हूँ, डेगारा ने अपने मखसूस लहजे में कहा। क्रिस्टीना बोल रही हूँ डेगारा, तुम्हारे सेक्शन के 3 अफराद हलाक हो गए हैं और आने वालों में से 2 शदीद जख्मी हुए हैं, बल्कि 2 साफ बच गए हैं। क्रिस्टीना ने कहा तो डेगारा के चेहरे पर शदीद हैरत की तासुरात उभर आए। क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? मार्टिन कहाँ है? डेगारा ने तेज़ लहजे में कहा। मार्टिन बचकर निकल जाने में कामयाब हो गया है, वरना पुलिस उसे घेर लेती। मैं भी वहाँ से निकल आई हूँ क्योंकि पुलिस ऑफिसर मुझे जानते हैं और अगर वो मुझे वहाँ देख लेते तो लाजमन उन्हें मुझ पर शक पड़ जाता और फिर वो भूतों की तरह हमारे पीछे पड़ जाते। अब मैं मार्केट के पब्लिक फ़ोन बोर्ड से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, क्रिस्टीना ने कहा। अरे वेरी बैड, इसका मतलब है कि हमारा मिशन नाकाम रहा। ये कैसे हो गया? 4 आदमी भी उनसे नहीं मारे गए और हमारे 3 आदमी भी मारे गए, डेगारा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो चारों एक दूसरे से हटकर और लोगों की आड़ लेकर चल रहे थे। अचानक तुम्हारे आदमियों ने उन पर फायर खोल दिया। उनमें से 2 तो हिट होकर गिर गए, जबकि 2 बच गए। फिर उन दोनों ने तुम्हारे 2 आदमी को छाप लिया और एक ने तुम्हारे आदमी का मिशन पिस्टल छीन कर उसे दूसरे पर उछाल दिया और वो आदमी तुम्हारे दूसरे आदमी को फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि तुम्हारे दूसरे आदमी को उस आदमी ने गोली मारकर हलाक कर दी, जबकि आने वालों में से बच जाने वाले दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी पर हाली हाथ हमला कर दिया और उसे नीचे गिराकर उसकी चेहरा कुचल दी। इस तरह तुम्हारे सेक्शन का तीसरा आदमी भी हलाक हो गया और फिर पुलिस आ गई और मामला उलझ गए। फिर मार्टिन भी निकल गया और मैं भी, क्रिस्टीना ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, अब वो जख्मी हो जाने वाले आदमी कहाँ है? डेगारा ने तेज़ लहजे में कहा। पुलिस उन्हें ले गई है तो लाजमन वो जनरल अस्पताल में होंगे, क्रिस्टीना ने जवाब दिया। और उनके 2 साथी जो बच गए हैं वो कहाँ हैं? डेगारा ने पूछा। वो भी पुलिस की हिरासत में है, क्रिस्टीना ने जवाब दिया। मैं मार्टिन को कॉल करती हूँ, अभी हमें मज़ीद ऑपरेशन करना होगा, तुम यहाँ हेडक्वार्टर आ जाओ, डेगारा ने कहा और उसके साथ इसने रिसीवर रखा और साथ ही पड़े हुए जिद्दी साथ के सेलफोन को उठाकर उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो डेगारा, कॉलिंग ओवर, डेगारा ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस मार्टिन अटेंडिंग यू। थोड़ी देर बाद मार्टिन की आवाज़ सुनाई थी। मार्टिन, तुम कहाँ हो? तुमने अब तक रिपोर्ट भी नहीं दी, डेगारा ने सख्त लहजे में कहा। मैं सब हेडक्वार्टर में हूँ मादाम, मैंने आदमी भेजे हैं, इसलिए मेरा ख्याल था कि तमाम सूरत हाल वाज़ेह होने पर आपको रिपोर्ट दूँ, मार्टिन ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। एयरपोर्ट पर क्या हुआ? तुम खुद वहाँ गए थे? डेगारा का लहजा मजीद सख्त हो गया। इस बारे में यकीनन मादाम क्रिस्टीना ने आपको रिपोर्ट दे दी होगी। हमारे वहाँ 3 आदमी हलाक कर दिए गए हैं और फिर फ़ौरन पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। आने वालों में से 2 शदीद ज़ख्मी हैं, उन्हें भी पुलिस ले गई है और बाकी 2 अफराद को भी। वो ज़ख्मी तो अब तक यकीनन ख़त्म हो चुके होंगे और जो 2 आदमी ज़िंदा बच गए हैं उनके बारे में मालूमात जैसे ही मिले कि वो कहाँ हैं, हम उन पर हमला वहीं करके उनका खात्मा कर देंगे, मार्टिन ने कहा। तुमने जनरल अस्पताल से मालूमात हासिल की है? डेगारा ने पूछा। मादाम, मैंने 2 आदमी वहाँ भेजे हैं क्योंकि पुलिस की वजह से फ़ोन पर कोई मालूमात नहीं दे रहा, मार्टिन ने जवाब दिया। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मिशन मुकम्मल करो, वरना हम सबके सब डेथ ऑर्डर सेक्शन हेडक्वार्टर से जारी हो सकते हैं, डेगारा ने वसीले लहजे में कहा। यस मादाम, मैं मिशन मुकम्मल करके आपको रिपोर्ट देता हूँ, मार्टिन ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। हमारे 3 साथी जो एयरपोर्ट पर हलाक हो गए हैं उनकी लाशें पुलिस से हासिल करके उनके लवाकिन तक पहुँचा दो और उन्हें रिलीफ में इतनी रकम दे दो कि वो इस बारे में किसी से कोई शिकायत ना करें, डेगारा ने कहा। यस मादाम, मैंने पहले ही उसका इंतजाम कर दिया है, मार्टिन ने कहा। तो डेगारा ने उनके कहकर सेलफोन ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीना उसके ऑफिस में दाखिल हुई। हाँ, अब तफसील से बताओ कि एयरपोर्ट पर क्या हुआ है, डेगारा ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो क्रिस्टीना ने तफसील बताना शुरू कर दी। डेगारा खामोश बैठी सुनती रही, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। कमाल है, वो लोग निहत्ते थे, उन पर हमला भी अचानक किया गया और टारगेट किलिंग था। इसके बावजूद हमारे 3 आदमी हलाक हो गए और उनमें से सिर्फ 2 जख्मी हुए और 2 साफ बच गए, डेगारा ने कहा। उन लोगों की जिस्मों में तो बिजलियां भरी हुई थी। पहले राउंड में उनके 2 आदमी गिर गए, लेकिन दूसरे 2 आदमियों ने इंतहाई चाबकदस्ती और पलक झपकाने में हमारे 3 आदमियों को हैरतअंगेज़ अंदाज में हलाक कर दिया। हमारे एक आदमी की तो शहरत कुचल दी गई, एक आदमी हमारे ही आदमी की फायरिंग से मारा गया और तीसरे को एक ने हमारे ही आदमी से छीने हुए मशीन पिस्टल से हलाक कर दिया। ये सब इस कदर तेज़ी से हुआ कि कोई संभल ही ना सका और फिर इससे पहले कि मजीद कोई कार्रवाई होती पुलिस वहाँ पहुँच गई, क्रिस्टीना ने जवाब देते हुए कहा। मुझे मार्टिन पर गुस्सा आ रहा है कि वो सिर्फ 3 आदमी क्यों साथ ले गया, 6 अफराद साथ दे जाता, डेगारा ने कहा। 4 अफराद को सिर्फ गोलियां ही मारनी थी और इस काम के लिए 3 आदमी भी बहुत थे, क्रिस्टीना ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन ये हुआ अजीब है। बहरहाल अब भी वो ज़िंदा तो नहीं बच सकते। अगर वो ज़ख्मी ज़िंदा हुए तो अस्पताल में उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा और अगर हलाक हो गए तो वैसे ही मामला ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदा बच जाने वाले दोनों आदमियों को जो पुलिस की हिरासत में हैं, जैसे ही वो आज़ाद हुए उन्हें भी हलाक कर दिया जाएगा।
मिशन तो बहरहाल मुकम्मल करना ही है, डेगारा ने कहा। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो डेगारा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डेगारा बोल रही हूँ, डेगारा ने तेज़ लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। मार्टिन बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से मार्टिन की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है, मिशन मुकम्मल हुआ या नहीं? डेगारा ने तेज़ लहजे में कहा। मिशन मुकम्मल नहीं हो सका मादाम। मार्टिन ने जवाब दिया। तो डेगारा के साथ साथ क्रिस्टीना भी बेएहतियात उछल पड़ी। क्यों, क्या हुआ? डेगारा ने गुस्से से चीखते हुए पूछा। दोनों जख्मियों को उनके साथी अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर ले गए हैं और बावजूद इंतहाई कोशिश किए ये मालूम नहीं हो सका कि वो लोग कहाँ गए हैं। मार्टिन ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? उनके साथी ले गए हैं? लेकिन उनके साथी तो पुलिस की हिरासत में थे, डेगारा ने चीखते हुए कहा। पुलिस ने उनका बयान लेकर उन्हें छोड़ दिया है और वो अस्पताल में ही मौजूद रहे। फिर जैसे उनके साथियों के ऑपरेशन मुकम्मल हुए उन्होंने उन्हें डिस्चार्ज कराया और साथ ले गए, मार्टिन ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? पुलिस केस में अस्पताल वाले कैसे जख्मियों को इस तरह डिस्चार्ज कर सकते हैं? डेगारा ने कहा। चूँकि पुलिस ने उन जख्मियों को अपनी तहवील में रखने का लिख कर नहीं दिया था, इसलिए अस्पताल के कवानीन के मुताबिक अस्पताल वाले उनके साथियों के इस्रार पर उन्हें फौरी तौर पर डिस्चार्ज करने पर मजबूर हो गए। मार्टिन ने कहा। वो किस पर ले गए जख्मियों को? जाहिर है किसी एम्बुलेंस में ले गए होंगे, डेगारा ने कहा। यस मादाम, किसी प्राइवेट कंपनी की एम्बुलेंस पर जख्मी गए हैं। हम इस बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। जैसे ही मालूम होगा उन पर हमला कर दिया जाएगा। वो लाजमन उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में ले गए होंगे। हमारे आदमी तमाम प्राइवेट अस्पतालों की चेकिंग कर रहे हैं। ये है तुम्हारी कारकर्दगी मार्टिन। सुनो, अगर तुमने 4 घंटों के अंदर अंदर उन्हें ट्रेस ना किया तो फिर तुम जिंदा रहोगे और ना तुम्हारे साथी। डेगारा ने गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए लहजे में कहा और रिसीवर को इस तरह ग्रेडल कर पटक दिया जैसे सारा गुस्सा रिसीवर पर उतार रही हो। उसका चेहरा गुस्से से सुर हो रहा था और आंखों से जैसे शोले से निकल रहे थे। ये है हमारी कारकर्दगी? नॉनसेंस, डेगारा ने बड़बड़ाते हुए कहा। इससे मार्टिन का क्या कसूर? क्रिस्टीना ने कहा तो डेगारा बेएहतियात उछल पड़ी। ये क्या कह रही हो? मार्टिन का कसूर नहीं तो फिर किसका कसूर है, मेरा या तुम्हारा? बोलो, डेगारा ने गुस्से से भफरे हुए लहजे में कहा। तुम इस अंदाज में सोच रही हो, मामला उस अंदाज का नहीं है डेगारा। ये लोग आम मुजरिम नहीं और ना ही आम एजेंट है। ये दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट है। हालांकि उन्हें मालूम ना था कि एयरपोर्ट पर उन पर हमला होने वाला है और फिर अचानक होने वाले हमले से बच जाना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ ये लोग बच गए बल्कि उन्होंने हमारे 3 आदमियों को भी हलाक कर दिया। और जाहिर है अब ये संभल गए होंगे, इसलिए उन्होंने पुलिस को भी चक्कर दे दिया और अपने साथियों को भी निकाल कर ले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन पर बाद में दोबारा भी हमला हो सकता है। अब तुम बताओ कि मार्टिन क्या करता? क्रिस्टीना ने बाकायदा तर्जिया करते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो क्रिस्टीना, लेकिन अब हमें उन्हें कैसे तलाश करेंगे? डेगारा ने कहा। मार्टिन इस मामले में तेज़ आदमी है, वो इस एम्बुलेंस को तलाश कर लेगा, फिर उनके बारे में भी इल्म हो जाएगा, क्रिस्टीना ने कहा। तो डेगारा के चेहरे पर उसकी बात सुनकर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। फिर तकरीबन 2 घंटों बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डेगारा बोल रही हूँ, डेगारा ने कहा। मार्टिन बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से मार्टिन की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, मिले हैं वो लोग या नहीं? डेगारा ने तेज़ लहजे में पूछा। यस मादाम, वो दोनों जख्मी आर्नल्ड अस्पताल में मौजूद है और उनके दोनों साथी होटल ब्लैकवे में मौजूद है, मार्टिन ने जवाब दिया। ओह, होटल ब्लैकवे में है, कैसे मालूम हुआ? डेगारा ने चौंक कर पूछा। लाउडर का बटन चूँकि पहले से ही प्रेस था, इसलिए मार्टिन की आवाज़ क्रिस्टीना भी सुन रही थी। मादाम, मेरे आदमी ने उस प्राइवेट एम्बुलेंस को ट्रेस कर लिया जिसने दोनों जख्मियों को जनरल अस्पताल से पिक किया था। ये एम्बुलेंस जनरल अस्पताल के डॉक्टर रिचर्ड की ज़ाती एम्बुलेंस थी और डॉक्टर रिचर्ड ने ही भारी रकम लेकर उन्हें आर्नल्ड अस्पताल भिजवाया है। डॉक्टर रिचर्ड रात के वक्त आर्नल्ड अस्पताल में काम करता है। इस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भारी रकम लेकर बताया कि जख्मियों के दोनों साथी भी एम्बुलेंस में साथ गए थे। जब उन दोनों जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें करीब चौक पर ड्रॉप कर दे। एम्बुलेंस ड्राइवर ने उन्हें करीबी चौक पर ड्रॉप कर दिया और आगे बढ़ गया। फिर वो कुछ देर बाद किसी काम से होटल ब्लैकवे गया जहाँ उसका भाई वेटर है, तो उसने उन दोनों आदमियों को वहाँ देखा। वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर वाली मंजिल पर जा रहे थे। उसने उनके बारे में अपने भाई से मालूम किया तो उसके भाई ने उसे बताया कि ये दोनों इस होटल में रिहाइश पजीर है और चौथी मंजिल के कमरा नंबर 411 और 412 में ठहरे हैं। मार्टिन ने तफसील बताते हुए कहा। फिर तुमने क्या किया? डेगारा ने पूछा। मैंने इसीलिए फ़ोन किया कि अब आप जैसे हुक्म दे वैसे किया जाए। उन दोनों जख्मियों को हलाक करने के लिए अस्पताल में ज़बरदस्ती दाखिल होना पड़ेगा और होटल ब्लैकवे में ठहरे हुए दोनों आदमियों के हाथने के लिए होटल में फायरिंग करनी पड़ेगी, मार्टिन ने कहा। और नहीं, ऐसी ज़रूरत में यहाँ की पुलिस हमारे पीछे भूत की तरह पड़ जाएगी। तुमने अपने साथियों की लाशों का क्या किया? पुलिस ने उनके बारे में मालूमात तो हासिल नहीं कर ली, डेगारा ने बात बदलते हुए कहा। नहीं मादाम, मैंने तमाम बंदोबस्त कर लिया है। हमारे आदमी को भी मुसाफिर करार दे दिया गया और वो 2 घंटों बाद हमारे आदमी पुलिस से लाशें वसूल कर लेंगे उनके वारिस बनकर, मार्टिन ने जवाब दिया। अब हमें उन लोगों की निगरानी करना पड़ेगी और तुम ऐसा करो कि 2 आदमी को होटल और 2 को आर्नल्ड अस्पताल उनकी निगरानी पर लगा दो, डेगारा ने कहा।
बादाम ये लोग लाजमन होटल से निकलकर अपने साथियों से मिलने अस्पताल जाएंगे। हम रास्ते में उनकी टैक्सी को मिसाइलों से उड़ा सकते हैं। उनके हाथने के बाद हम डॉक्टर रिचर्ड को कहकर उन दोनों को भी अपनी तहवीर में ले सकते हैं, मार्टिन ने कहा। ओह वेरी गुड, तुम ऐसा करो कि उन्हें हलाक करने की बजाय बेहोश करके हेडक्वार्टर ले आओ। उधर डॉक्टर रिचर्ड को इसी कीमत देकर जख्मियों को भी वहाँ से निकलवा कर हेडक्वार्टर ले आओ। इस तरह पुलिस तक ये बात नहीं पहुँचेगी और हम उन चारों का खात्मा करके उनकी लाशें भी गायब कर देंगे, डेगारे ने मुसरत भरे लहजे में कहा। इस बादाम ये दोनों काम इंतहाई आसानी से हो जाएंगे, मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तमाम काम इंतहाई होशियारी से करना, ये इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट है, डेगारे ने कहा। आप बेफिक्र रहें मादाम, हम टैक्सी ड्राइवर को भी साथ ले आएंगे, टैक्सी समेत। इस तरह मामला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए जाएंगे, मार्टिन ने कहा। ओके, डेगारा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। कैसी तजवीज़ है, डेगारा ने क्रिस्टीना से मुहातिब होकर पूछा। 100% कामयाब, क्रिस्टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो डेगारा इस तरह हंसी जैसे उसे इंतहाई कठिन मिशन इंतहाई आसानी से मुकम्मल कर लिया हो। देखिए, हावर होटल ब्लैकवे के कमरे में बैठे काफ़ी पीने में मसरूफ़ थे। चौहान और नुमानी को आर्नेल्ड अस्पताल पहुंचाकर वहां की सूरत हाल चेक करके और अपनी तसल्ली करके वो यहाँ आए थे, क्योंकि चीफ ने उन्हें ये हुक्म दिया था कि वो ब्लैकवे होटल में ठहरे। इमरान वहाँ आकर उनसे मिल लेगा। डेगारा ग्रुप का खात्मा करना पड़ेगा। सिद्दीकी अचानक हावर ने कहा तो सिद्दीकी चौंक पड़ा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ रुकना तो नहीं, इसलिए हमें किसी से नहीं उलझना चाहिए। और फिर ये ग्रुप न जाने कितना बड़ा हो, हम पुलिस के चक्कर में भी फंस सकते हैं, सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। उस ग्रुप का ताल्लुक ब्लैक थंडर से है और ब्लैक थंडर को अगर हमारे बारे में इल्म हो गया कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो वो हमें आसानी से यहाँ से निकलने ना देगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि उस डेगारा ग्रुप का खात्मा कर दिया जाए, हावर ने जवाब दिया। एक बात तो ये है कि इमरान साहब यहाँ पहुँच रहे हैं, लीडर होंगे और इसलिए वो जो इकदाम करना चाहें कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि चौहान और नुमानी अस्पताल में है, हमें उनके ठीक होने का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, सिद्दीकी ने कहा। मुझे उस डॉक्टर रिचर्ड पर भी भरोसा नहीं है सिद्दीकी, वो लालची आदमी है और अगर वो रकम लेकर हमारा काम कर सकता है तो उसी रकम देकर उससे हमारे खिलाफ भी काम लिया जा सकता है, हावर ने कहा। तो सिद्दीकी बेएहतियात चौंक पड़ा। और तुमने वाकई बड़ी गहरी बात की है, मेरे जहन में तो ये बात आई ही नहीं थी। फिर अब क्या किया जाए? उनका इलाज तो बहरहाल ज़रूरी है, सिद्दीकी ने परेशान होते हुए कहा। खतरा जिनसे है उनका खात्मा कर दिया जाए तो खतरा नहीं रहेगा, हावर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब बाकी मेरी समझ में आ गई है। ब्लैक थंडर का यहाँ ग्रुप होगा, अगर उसका खात्मा हो जाए तो जब तक वहाँ इतला पहुँचेगी हम जहाँ से जा चुके होंगे। गुड शो हावर, तुमने यहाँ से वाकई जहानत से काम लिया है, लेकिन अब उस डेगारा ग्रुप को ट्रेस कैसे किया जाए? सिद्दीकी ने कहा। किसी वेटर से बात की जाए। डेगारा लाजमन किसी क्लब या होटल की जनरल मैनेजर वगैरह होगी, ऐसे लोग ऐसे ही ओहदों पर होते हैं, हावर ने कहा। तो सिद्दीकी ने असबात में सर हिला दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और वेटर ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो हावर ने सिद्दीकी की तरफ मायनी हेज नज़रों से देखा तो सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। तुम्हारा नाम क्या है? हावर ने वेटर से मुहातिब होकर कहा, जो मेज़ पर मौजूद काफ़ी के बर्तन ट्राली में रख रहा था। मेरा नाम क्लाड है जनाब, वेटर ने चौंक कर हावर की तरफ देखते हुए कहा। तो हावर ने जेब से एक बड़ी मालियत का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये रख लो, हावर ने कहा। तो उसने दोबारा चौंक कर हावर की तरफ देखा, फिर नोट लेकर उसने बिजली की सी तेज़ी से उसे जेब में डाल लिया। शुक्रिया सर, कोई खिदमत? तजुर्बाकार वेटर ने कहा। यहाँ एक ग्रुप है जिसे डेगारा ग्रुप या डेगारा सेक्शन कहा जाता है, क्या तुम उस डेगारा को जानते हो? हावर ने कहा। तो वेटर बेएहतियात मुस्कुरा दिया। डेगारा मर्द नहीं औरत है जनाब, बेहद खूबसूरत स्याफाम औरत, वेटर ने जवाब दिया। तो हावर और सिद्दीकी दोनों चौंक पड़े। औरत है? अच्छा, हम तो उसे मर्द समझे थे, हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका पता क्या है? सिद्दीकी ने पूछा। जनाब, ये इंतहाई ख़तरनाक ग्रुप है, इसलिए बेहतर है कि आप मुझे माफ़ ही रखें, वेटर ने कहा। तो हावर ने जेब से 2 बड़ी मालियत के नोट निकालकर अपने सामने रख लिए। देखो क्लाड, हम वेलिंगटन से यहाँ आए हैं और हमें उस डेगारा से काम है, लेकिन हम उससे इस अंदाज में मिलना चाहते हैं कि उससे मिलने से पहले उसके ग्रुप को हमारे बारे में इल्म ना हो सके। ये दोनों नोट तुम्हारे हो सकते हैं और तुम्हारा नाम भी किसी सूरत में सामने नहीं आएगा, उसका हम तुम्हें हर्फ देने को तैयार हैं, हावर ने कहा। तो वेटर की नज़रें जैसे नोटों पर चिपक से गईं। ठीक है, दें मुझे ये रकम, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, क्लाड ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। पहले तफसील से बता दो सब कुछ, हावर ने कहा। ठीक है, डेगारा ग्रुप के 2 आदमी होटल से बाहर आपके इंतज़ार में मौजूद हैं। उन्होंने मुझसे एक बार पूछा था कि आपका प्रोग्राम कहीं जाने का है या नहीं, क्लाड ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो डेगारा ग्रुप के आदमी हैं? सिद्दीकी ने हैरत भरी नज़रों से पूछा। जनाब, मुझे यहाँ वेटरी करते हुए 20-22 साल हो गए हैं, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेता हूँ। मुझे तो ये भी मालूम है कि आपके 2 साथी एयरपोर्ट पर ज़ख्मी हो गए थे और आपने उन्हें आर्नेल्ड अस्पताल में दाखिल करा दिया है, क्लाड ने कहा। तो हावर और सिद्दीकी दोनों के चेहरे देखने वाले हो गए। उनके तसव्वुर में भी ना था कि ये वेटर इस हद तक जानता होगा। हावर ने एक तवील सांस लिया, फिर ना सिर्फ वो दोनों नोट उठाकर उसने क्लाड के हाथ पर रख दिए, बल्कि कोट की अंदरूनी जेब से 4 बड़ी मालियत के नोट निकालकर उसने भी वो क्लाड को दे दिए।
सुनो क्लार्ड, बैठ जाओ और हमें सब कुछ तफसील से बता दो कि तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो, और डेगारा ग्रुप के बारे में भी तमाम तफसील बता दो। हावर ने कहा तो क्लार्ड ने तमाम नोट जल्दी से जेब में डाल लिए। आपका शुक्रिया, आप वाकई हम जैसे लोगों का मुंह खुलवाने का फ़न जानते हैं। क्लार्ड ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जिस एम्बुलेंस में आप अपने साथियों को जनरल अस्पताल से आर्नल्ड अस्पताल ले गए थे, उसका ड्राइवर मेरा भाई है। वो मुझसे मिलने यहाँ आया तो उसने आपको यहाँ देख लिया। उसने मुझसे आप लोगों के बारे में पूछा तो मैंने उसे आपके कमरों के नंबर बता दिए। उसके बाद अभी यहाँ आने से पहले मुझे डेगारा ग्रुप का रानसन मिला। उसने मुझसे आप लोगों के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया कि आपने कमरे में काफ़ी मंगवाई है। उसने मुझे कहा कि मैं चेक करके उन्हें बताऊं कि आप दोनों किस वक्त होटल से बाहर जाएंगे। क्लार्ड ने तफसील से बताते हुए कहा, डेगारा ग्रुप के बारे में क्या तफसील है? सिद्दीकी ने पूछा। जनाब, पहले आप हर्फ दें कि मेरा नाम सामने नहीं आएगा, वरना ये लोग मुझे और मेरी फैमिली को गोलियों से उड़ा देंगे। क्लार्ड ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो हावर और सिद्दीकी दोनों ने बाकायदा हर्फ दिया तो क्लार्ड के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। जनाब, डेगारा बेहद खूबसूरत स्याफाम लड़की है। उसकी नायब एक और स्याफाम लड़की है जिसका नाम क्रिस्टीना है। उनका ताल्लुक किसी बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम से है जिसे ये बीटी कहते हैं। असल नाम क्या है इसका मुझे इल्म नहीं। उसके 2 हेडक्वार्टर्स हैं, एक हेडक्वार्टर कहलाता है और दूसरा सब हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर लार्सन रोड पर वाक़या सुर्ख पत्थरों वाली एक इमारत है। बज़ाहिर ये एक रिहायशी इमारत है, जबकि सब हेडक्वार्टर ग्रीन टाउन की एक रिहायशी कोठी है। डेगारा और क्रिस्टीना की रिहाइश अलायदा है। इस ग्रुप का अमले इंचार्ज मार्टिन है। मार्टिन के तहत 10 आदमी है और ये 10 आदमी सब हेडक्वार्टर में रहते हैं, जबकि मार्टिन हेडक्वार्टर में रहता है। डेगारा और क्रिस्टीना ज़रूरत के वक्त ही हेडक्वार्टर जाती हैं, वरना उनका काम बड़े बड़े क्लबों और होटलों में घूमना फिरना है। क्लार्ड ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हें इतनी तफसील से इस सारी बात का इल्म कैसे हुआ है? हावर ने हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब आप शायद यकीन न करें, मार्टिन मेरी छोटी बहन का शोहर रहा है। फिर मेरी बहन एक एक्सीडेंट में दोनों टांगों से माजूर हो गई तो मार्टिन ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब वो बेचारी एक मोहताज घर में रहती है। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी बीवी और बच्चे हैं। मैं उनके अखराजात पूरे नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी अपनी बहन को अपने घर में नहीं रख सकता। हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी रकम मिलती है और मैं भी कभी कभी जाकर उसे कुछ दे देता हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ मालूम है। मैं आपको ये सब कुछ ना बताता, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उस मार्टिन से बेहद शदीद नफरत करता हूँ। वो बेहद अमीर आदमी है। मैंने उसकी जाकर मिन्नतें की कि वो मेरी बहन को माहाना कुछ रकम दे दिया करे ताकि वो इत्मीनान से अपनी बाकी ज़िंदगी माजूरी की हालत में गुजार सके, लेकिन मार्टिन ने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकलवा दिया। ये 4 साल पहले की बात है। यही वजह है कि मैं उस ग्रुप के तमाम अफराद मुझे और मेरे भाई को अच्छी तरह जानते हैं। क्लार्ड ने जवाब देते हुए कहा। उसका लहजा बता रहा था कि वो सच बोल रहा है। हमें तुम्हारी बहन का सुनकर बेहद अफसोस हुआ। सिद्दीकी ने कहा। उसके साथ उसने कोट की अंदरूनी जेब से बड़ी मालियत के नोटों की गड्डी निकाली और उसे क्लार्ड की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये रकम जाकर अपनी बहन को हमारी तरफ से दे देना। सिद्दीकी ने कहा तो क्लार्ड ने गड्डी पकड़ ली। उसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आपका तारुक मशरिक से तो नहीं रहा? क्लार्ड ने कहा तो सिद्दीकी और हावर दोनों चौंक पड़े। क्या मतलब? मशरिक से तो नहीं रहा? अरे हम तो यूरोपियन हैं, सिद्दीकी ने कहा। आपने जिस जज्बे का इजहार किया है जनाब, ऐसे जज्बों के बारे में हम सुनते रहते हैं कि मशरिक के लोग ही ऐसे होते हैं, वरना जहाँ तो लोगों को लूटने के अलावा और कोई जज्बा किसी में नहीं है। क्लार्ड ने जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, सिद्दीकी ने कहा। शुक्रिया जनाब, अब मुझे इजाज़त दें, मैंने दूसरे कमरों में भी सर्विस देनी है, क्लार्ड ने कहा। मार्टिन इस वक्त कहाँ होगा? सिद्दीकी ने पूछा। मुझे क्या मालूम जनाब, क्लार्ड ने चौंक कर कहा। तुम एक काम करो, नीचे जाकर डांसन को बता दो कि हमारा बज़ाहिर बाहर जाने का कोई इरादा नहीं, फिर उससे किसी तरह मालूम करके हमें बताओ कि मार्टिन इस वक्त कहाँ हो सकता है। सिद्दीकी ने कहा। सॉरी जनाब, ये लोग इंतहाई वहमी और ख़तरनाक हैं। अगर उन्हें मुझ पर शक पड़ गया तो फिर मेरा ज़िंदा रहना महाल है, क्लार्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुम ठीक है, तुम जाओ, सिद्दीकी ने कहा। तो क्लार्ड सलाम करके ट्राली धकेलता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया, लेकिन दरवाजे के करीब ट्राली रोककर वो वापस मुड़ा, फिर उन दोनों के करीब आ गया। डेगारा ग्रुप के 2 आदमी हाल में ही मौजूद हैं। उनकी निशानी ये है कि ये दोनों सुर टाई बांध रखी है जिस पर जर्द रंग के फूल हैं, और यही निशानी डेगारा ग्रुप की है। और मार्टिन यकीनन सब हेडक्वार्टर में होगा, क्योंकि जब डेगारा ग्रुप और क्रिस्टीना हेडक्वार्टर में हो तो मार्टिन सबके हेडक्वार्टर में बैठना पसंद करता है, क्लार्ड ने तेज़ लहजे में कहा। फिर तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और ट्राली धकेलता हुआ बाहर निकल आया। मामला बेहद सीरियस है हावर, तुम ठीक कहते थे, मुझसे वाकई गलती हुई है, क्लार्ड के कमरे से बाहर जाते ही सिद्दीकी ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं सिद्दीकी, अब हमें इस ग्रुप का बहरहाल हाथमा करना होगा, हावर ने जवाब दिया। लेकिन फिर वो अभी बैठे इसी सिलसिले में प्लानिंग सोच रहे थे कि अचानक उनके नाक से नामानों सी बू टकराई और वो दोनों बेएहतियात चौंक पड़े।
सिद्दीकी ने सांस रोककर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे की होल से हल्के सफ़ेद रंग का धुआं तेज़ी से अंदर दाखिल होकर पूरे कमरे में फैलता जा रहा था। सिद्दीकी ने एक झटके से उठा ही था कि उसका सर इस तेज़ी से घूमा जैसे कोई तेज़ रफ्तार लट्टू घूमता है, और उसके साथ ही उसका जहन अंधेरे में डूबता चला गया। फिर जिस तरह घुप अंधेरे में जुगनू चमकता है, उसी तरह उसकी तारीख जहन में रोशनी हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी फैलती चली गई। उसने आंखें खोली तो चंद लम्हों तक उसका जहन सोया सोया सा रहा। उसके जहन में हल्के हल्के धमाके हो रहे थे। फिर जैसे ही वो पूरी तरह होश में आया तो उसने देखा कि वो कुर्सियों पर जखड़ा बैठा था। उसने गर्दन घुमाई तो उसके साथ उसके मुंह से बेएहतियात हैरत भरे अंदाज में आह की आवाज़ निकली, क्योंकि उसके दाएं हाथ पर चौहान और नुमानी कुर्सियों पर बंदे बैठे थे। उनकी गर्दनें लटकी हुई थी और चेहरों पर तकलीफ के तासुरात नुमाया थे। उनकी जिस्मों पर मौजूद बैंडेज वैसे ही मौजूद थी। बाएं हाथ पर हावर कुर्सी पर बंधा हुआ मौजूद था, लेकिन वो सब बेहोश थे। सामने 2 खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। ये एक खासा बड़ा कमरा था। उसका इकलौता दरवाज़ा बंद था। सदीकी हैरान था कि उसे किस तरह सबसे पहले होश आ गया। जब कुछ देर सोचने के बावजूद कोई वजह उसकी समझ में ना आई तो उसने ये ख्याल ही झटक दिया और अब उसने कुछ रस्सियों की तरफ तवज्जो की, लेकिन रस्सियाँ इस अंदाज में बांधी गई थी कि वो किसी सूरत भी उन्हें ना खोल सकता था। वो अभी बैठा इस बारे में सोच ही रहा था कि बाएं हाथ पर मौजूद हावर के मुंह से हल्की सी आह निकली और उसके साथ ही उसके जिस्म में होश आने के आसार नुमायां होना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद उसने एक झटके से गर्दन उठाई और आंखें खोल दी। ये हम कहाँ हैं? हावर ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर थोड़ी देर बाद चौहान और नुमानी भी कराहते हुए होश में आ गए। इसका मतलब था कि उन्हें बाकायदा होश में लाने के लिए इंजेक्शन वगैरह लगाए गए थे, इसलिए वो सब होश में आ गए थे। तुम लोग कैसे यहाँ पहुँच गए? तुम तो अस्पताल में थे। सिद्दीकी ने चौहान और नुमानी से मुखातिब होकर कहा। अचानक हमारे कमरे में धुआं सा फैला और फिर हमें होश ही ना रहा, और अब यहाँ होश आया है। चौहान ने कहा। रस्सियाँ खोलने की कोशिश करो वरना हम सब मारे जाएंगे, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन काफ़ी देर तक मुसलसल कोशिश करने के बावजूद उनमें से कोई रस्सियाँ ना खुल सका, और उसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और आगे पीछे चलती हुई 2 खूबसूरत स्याह-फाम लड़कियाँ अंदर दाखिल हुईं। उनके पीछे एक भारी जिस्म का आदमी था, जबकि उससे पीछे मशीन गन से मुसल्लह आदमी था। रस्सियाँ चेक कर ली हैं मार्टिन, ये इंतहाई खतरनाक एजेंट है, सबसे आगे वाली लड़की ने मुड़कर भारी जिस्म वाले आदमी से मुखातिब होकर कहा। ये मादाम, ये किसी सूरत भी रस्सियों से आज़ाद नहीं हो सकते, उस भारी जिस्म वाले आदमी ने जवाब दिया, जिसका नाम मार्टिन लिया गया था। सदीकी और हावर दोनों समझ गए कि वो डेगारा ग्रुप के शिकंजे में है और अंदर दाखिल होने वाली लड़की डेगारा और उसके पीछे क्रिस्टीना है, और यह आदमी मार्टिन था। दोनों लड़कियां सामने रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गईं, जबकि मार्टिन ने दीवार के साथ फोल्ड करके रखी हुई एक कुर्सी उठाई और उसे लाकर उसने उन दोनों के साथ रखकर खोला। फिर उस पर बैठ गया, जबकि मशीन गन बरदार वहीं दरवाजे के करीब ही रुक गया। तो तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है? डेगारा ने सदीकी और उसके साथियों को गौर से देखते हुए कहा। हम क्या तुम्हें एशियाई नजर आ रहे हैं? सदीकी ने मुंह बनाते हुए कहा तो डेगारा बेएहतियात हंस पड़ी।